हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। अब है इंद्रायण की जो रिसर्च लेक्चर सीरीज़ है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 को भी 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज एडिशनल केयर इन मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड क्लिनिकल ट्रायल। चैप्टर नंबर 6 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में देखिए, एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर डिज़ाइन, क्लिनिकल ट्रायल एंड देयर वैलिडिटी, रेंडमाइजेशन एंड ब्लाइंडिंग, arms of a trial, phases of a clinical trial, randomized control trial, crossover design, superiority, equivalence and non-inferiority trials के बारे में पढ़ेंगे, blinding and masking, efficacy and effectiveness, prophylactic and field trial, consort statement and type of biases। तो अब इसमें आ जाइए पेज नंबर 98 पर। इसमें सेकेंड पैराग्राफ देखिए, सम एक्सपेरिमेंट्स आर डन विदाउट पैरेलल कंट्रोल, दीज आर कॉल्ड अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स। अब देखिए, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो मतलब पैरेलल जो चीज़ें होती है हमारी चलती है, एक तो केस होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनमें पैरेलल कंट्रोल्स नहीं होता, मतलब आपके साथ में जो है, मतलब आपके केस जो स्टडी कर रहे हैं आप, केस के साथ में आपका कंट्रोल ग्रुप नहीं चलता, तो उनको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ट्रायल। फॉर एग्जांपल, वन कैन मेजर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंजाइम लेवल इन पार्किंसंस डिसीज, इंट्रोड्यूस एन इंटरवेंशन टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड मेजर अगेन। मान लीजिए आपको ये एक ही पेशेंट पे आप एक ग्रुप पे या फिर एक पेशेंट पे काम कर रहे हैं, आप उसको जिसको पार्किंसंस डिसीज़ है, तो आप जो है उसका मेजरमेंट बिफोर आफ्टर ले सकते हैं। जैसे आपने कोई इंटरवेंशन करा, उससे पहले आपका क्या जो है ऑब्जर्वेशन आई, और इंटरवेंशन यानी ड्रग देने के बाद आपकी क्या ऑब्जर्वेशन आई। तो सच एन एक्सपेरिमेंट कैन बी कॉल्ड अ बिफोर आफ्टर स्टडी। नोट दैट बिफोर आफ्टर स्टडी हैज़ नो कंट्रोल। अब ऑब्वियसली बात है, आप एक ही पेशेंट पे कर रहे हैं फिर एक ही ग्रुप पे कर रहे हैं, तो उसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है या फिर कोई कंट्रोल नहीं होगा। ईच सब्जेक्ट सर्व्स एज इट्स ओन कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टेटस बिफोर द इंटरवेंशन। अब जब आपने इंटरवेंशन नहीं दिया है, किसी पेशेंट को कोई ड्रग नहीं दिया है, तो मतलब ड्रग देने से पहले वही पेशेंट आपका कंट्रोल होगा, और इंटरवेंशन या ड्रग देने के बाद जो है वही पेशेंट आपका केस बन जाएगा। बट येस, देयर इज़ नो सेपरेट कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें कोई सेपरेट कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, जो इस पर आप काम कर रहे हैं वही आपका कंट्रोल के रूप में इंटरवेंशन से पहले काम करता है। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, और मैंने भी सिर्फ वही चीज़ें हाईलाइट करी है जो हम बिलाल में नहीं पढ़े हैं हमने। आप ध्यान रखिएगा, इंद्रायण को पढ़ने से पहले आप एक बार बिलाल से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इंद्रायण में मैं सिर्फ वही हाईलाइट करा है मैंने, जो कि बिलाल की बुक में नहीं था। अब आ जाइए पेज नंबर 99 पे, बॉक्स नंबर 6.1 जो है, इसमें वन वे डिज़ाइन और टू वे डिज़ाइन करके लिखा हुआ है। तो वन वे डिज़ाइन में इन्होंने मतलब जो एग्जाम्पल दिया है आप उसको देखिए, शुरू से देखते हैं इसको। देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है लास्ट में, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज एन ओवरी एक्टोमाइज्ड माइस फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड द रेजिमेन अंडर ट्रायल आर कंटिन्यूस एंड साइक्लिकल, ऑल दिस एक्सपेरिमेंट नीड्स आर 3 group, one with continuous therapy, one with cyclical therapy and one control on placebo. This mice will be randomly allocated to these 3 group. This is called one way design। अब देखिए यहाँ पे एक माइस लिया गया है, मतलब एक चूहा लिया गया है, ओवरी एक्टोमाइज मतलब जिनकी ओवरी निकाल दी गई है, या फिर जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसकी चल रही है। तो इसमें 3 ग्रुप बना दिए इन लोगों ने, एक तो जिसकी कंटिन्यूस थेरेपी चल रही हो, और या फिर दूसरे ग्रुप में साइक्लिकल थेरेपी चल रही हो, मतलब बीच में बंद हो गई फिर चल गई, तो साइक्लिकल थेरेपी चल रही है, और एक जो है हमारा प्लेसिबो है। तो अगर आपके माइस को आप इनमें से किसी भी ग्रुप को एलोकेट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वन वे डिज़ाइन। मतलब या तो आप उसको कंटिन्यूस थेरेपी पे डाल दीजिए, या फिर साइक्लिकल थेरेपी पे डाल दीजिए, या फिर उसको प्लेसिबो पे डाल दीजिए, तो इसको हम बोलते हैं वन वे डिज़ाइन। अब जो हम टू वे डिज़ाइन क्या होगा, जैसे आपने 2 माइस लिया, जिसको मतलब 2 ग्रुप ले लिए, ठीक है, जिसमें 3 जो माइस को थे ओवरी है और 3 माइस को ओवरी नहीं है, फिर उनके ऊपर आप क्या इंटरवेंशन करेंगे, वो हो गया टू वे डिज़ाइन। मतलब वन वे डिज़ाइन में आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो एक होगा, और टू वे डिज़ाइन में आपके जो है ग्रुप्स बन जाएंगे। फिर इसमें सेकेंड जो पैराग्राफ है उसमें देखिए, जैसे इसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन लिखा हुआ है, जो बोल्ड में लिखा हुआ है। फैक्टोरियल डिज़ाइन का मतलब ये है कि जैसे आपने इसमें एग्जांपल देखिए सेकंड लाइन में, सिंस शुरू से ही पढ़ लेते हैं इसको, फॉर ह्यूमन बींग अ सिंपल ट्रायल इज ऑन आयरन सप्लीमेंटेशन एंड फोलेट सप्लीमेंटेशन। अब देखिए आयरन और फोलेट के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है एट वीकली इंटरवल्स टू एडोलेसेंट गर्ल्स टू इंक्रीज देयर HB लेवल।
अब आयरन भी है आपके पास और फोलेट भी आपके पास, तो अब इनकी ग्रुपिंग कैसे होगी, इसमें देखिए 4 ग्रुप्स बना दिए इन्होंने। 1 कंट्रोल विद नो सप्लीमेंटेशन, कोई सप्लीमेंटेशन नहीं दिया मतलब प्लेसिबो ग्रुप हो गया। फिर 1 विद आयरन अलोन, एक में सिर्फ आयरन दिया है, एक में सिर्फ फोलेट दिया है, और एक ग्रुप में आपका आयरन और फोलेट जो है दोनों दिए। तो ऐसे करके इन्होंने चार ग्रुप बना लिए। तो एक में आपने प्लेसिबो चलाया, एक में आयरन चलाया, एक में फोलेट चलाया, और एक में जो है दोनों चलाए हैं आयरन और फोलेट। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन, मतलब जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है आपने सभी अपने एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड कर ली है। फिर आ जाइए थर्ड पैराग्राफ पे, क्रॉस ओवर डिज़ाइन लिखा हुआ है इसमें। क्रॉस ओवर डिज़ाइन भी हम बिलाल में पढ़ कर आ चुके हैं। क्रॉस ओवर डिज़ाइन मतलब जैसे आपने एक पेशेंट लिया, उसको अपनी मेडिसिन दी 1 महीने के लिए। एक आप मान लीजिए कोई 2 मेडिसिन या 2 ड्रग के ऊपर अपना जो है रिसर्च कर रहे हैं। तो ड्रग ए आपने दिया अपने पेशेंट को 1 महीने के लिए, फिर 15 दिन जो है उसका वॉश आउट पीरियड हो जाएगा, या फिर जितना भी आप रखना चाहें अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 15 दिन मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो 1 महीने ड्रग ए देके 15 दिन वॉश आउट पीरियड, फिर जो है आप 1 महीना अपनी ड्रग बी देंगे, ताकि आप उन दोनों ड्रग का कंपैरिजन कर सकें। इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर डिज़ाइन। फिर आता है हमारा रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन जो लिखा है। इसमें देखिए केसेस एंड कंट्रोल कैन बी फॉलोड अप लॉन्गिट्यूडनली एट प्री डिफाइंड इंटरवल टू असेस द ट्रेंड ऑफ रिस्पॉन्सेज टू द ट्रीटमेंट। दिस इज कॉल्ड अ रिपीटेड मेजर डिज़ाइन। ट्रायल्स ऑन मोस्ट एनेस्थेटिक एजेंट्स फॉलोज दिस डिज़ाइन। अब देखिए रिपीटेड मेजर्स मतलब आप एक पीरियड निर्धारित कर लेंगे, जैसे आपको हर 15 दिन में दोबारा से अपनी मेजरमेंट करनी है, मतलब दोबारा से ऑब्जर्वेशन करनी है आपकी जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे आपका क्या जो है पेशेंट पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो वो हो जाएगा हमारे रिपीटेड मेजर्स, मतलब हर 15 दिन में जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपने पेशेंट को या फिर अपनी इंटरवेंशन के रिजल्ट को, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन। और ये ज़्यादातर जो फॉलो होता है वो होता है एनेस्थेटिक एजेंट्स में, मतलब जो एनेस्थीसिया जो दिया जाता है जो एजेंट जो यूज़ करे जाते हैं उसमें ज़्यादातर हमारा रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन जो है फॉलो होता है। अब देखिए इसी में जो है पेज नंबर 100 पे जो तीसरी लाइन लिखी है, इफ़ द असेसमेंट इज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड नॉट रिपीटेड मेजर्स। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस है रिपीटेड मेजर में और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। अगर आप एक निर्धारित टाइम मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है, आपके मतलब आपने 2-4 लोग अपने ले रखे हैं, 4 सब्जेक्ट ले रखे हैं और उनका आप अलग अलग फॉलो अप कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। भले ही आप उसको 10 साल तक चलाएं अपनी स्टडी को या 5 साल तक चलाएं, भले ही आपका फॉलो अप जो है वो हर 1 महीने में हो रहा हो, लेकिन वो हो जाएगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लेकिन अगर आप एक ही पेशेंट पे बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं, बार बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिपीटेड मेजर्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद देखिए सिक्वेंशियल डिज़ाइन लिखा है। A useful method is to do cumulative assessment after trial on each subject or pair of subject and to stop the trial when a convincing result either way is obtained. This is called sequential design. Sequential design मतलब आपने अपना रिसर्च शुरू कर दिया, आपने अपनी ड्रग देनी शुरू कर दी और जैसे ही आपको लगेगा कि आपके ड्रग का अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया, वहाँ पे आप अपना जो है रिसर्च को रोक देंगे, उसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल डिज़ाइन। फिर आता है इसमें ग्रुप सिक्वेंशियल डिज़ाइन इज़ बिकमिंग पॉपुलर वेयर असेसमेंट इज़ मेड एट प्री फिक्स स्टेजेस ऑफ अ ट्रायल. For example, after completing 1/3 of the trial and then after 2/3 of the trial, this gives the opportunity to stop the trial if convincing results are available one way or the other. ग्रुप सिक्वेंशियल मतलब आपने या तो 1/3 पीरियड पे अपना रिसर्च रोक दिया या फिर 2/3 पीरियड पे अपना आपने रिसर्च को रोक दिया और आपके जो है कन्विंसिंग रिजल्ट आपको दिखने लग गए, तो वो होता है हमारा ग्रुप सिक्वेंशियल डिज़ाइन। इसके बाद आता है एडेप्टिव डिज़ाइन। Adaptive design, under this design interim analysis is done is as in a group sequential design and at the same time changes are made as necessary to meet the objective. Adaptive design मतलब आप अपने रिसर्च के डिज़ाइन को बदल लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। देखिए आप सिक्वेंशियल डिज़ाइन में क्या करेंगे कि आपका रिजल्ट आ गया और आपने अपना रिसर्च को रोक दिया। अडेप्टिव डिज़ाइन भी उसी की तरह है कि आपका रिजल्ट आ गया, फिर आपने क्या अपने रिसर्च को थोड़ा अडेप्ट कर लिया कि इसमें और अच्छा रिजल्ट आ जाए, मतलब कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो हो जाएगा हमारा एडेप्टिव डिज़ाइन। दीज चेंजेस कुड बी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ द ट्रायल, या तो आप अपना ट्रायल का साइज़ को बढ़ा के जो है आप चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, चेंजिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पार्टिसिपेंट, या फिर चेंजिंग द डोज। मान लीजिए आपकी 500 mg की कोई टैबलेट चल रही है आपके डिज़ाइन में, अब आपको रिजल्ट कन्विंसिंग रिजल्ट आने लग गया, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि 1000 mg के भी क्या रिजल्ट आएंगे, तो आप अपने ट्रायल को बीच में अडेप्ट करके उसके डोज को चेंज कर देंगे और उसके बाद भी उसके रिजल्ट को नोटिस करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अडेप्टिव के ऊपर जो है क्वेश्चन भी आ चुका है,
तो ये सारे डिज़ाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। फिर आता है हमारा अप एंड डाउन वाला डिज़ाइन जो लास्ट में है। इन दिस डिज़ाइन अन एंटिसिपेटेड मीडियन इफेक्टिव डोज इज ट्राइड ऑन अ पेशेंट सच एज फॉर एनेस्थीसिया एंड ऑब्जर्व्ड इफ इट इज़ इफेक्टिव। इफ इफेक्टिव नेक्स्ट पेशेंट गेट्स अ लोअर डोज, इफ नॉट इफेक्टिव नेक्स्ट पेशेंट गेट्स अ हायर डोज। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल दे रखा है, हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने PCM की डोज डिसाइड कर दी, PCM की डोज डिसाइड करी है हमने 500 mg की, तो हम एक पेशेंट को 500 mg जो है डोज देंगे। अब देखेंगे उसका रिजल्ट क्या है। अगर उसका रिजल्ट आ गया है तो हम क्या करेंगे, 500 mg जो है उसकी मिनिमम डोज रखेंगे और क्या करेंगे, किसी पेशेंट को 250 mg दे के देखेंगे या फिर किसी पेशेंट को हम जो है 650 भी दे के देखेंगे। मतलब अप और डाउन हम डोज इसमें करेंगे, 500 से ऊपर भी डोज देंगे और 500 से नीचे भी डोज देंगे, ताकि हम जो है 250 और 650 का भी रिजल्ट सामने लेकर आ सकें। तो ये हमारा अप और डाउन जो है डिज़ाइन। इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 101 पे। इसमें बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ रखा हो। पेज नंबर 101 पे लास्ट में देखिए फेजेस ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल, ये भी हमने बहुत अच्छे से बिलाल में पढ़े थे। एक बार आप इसको वहीं पे पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पे जो अलग वर्ड दिए गए हैं मतलब फेजेस के लिए, वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए फेजेस ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल में सबसे पहले फेज़ 1 में आता है। इसमें लास्ट में देखिए टू स्टडी द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिमेन, टू इन्वेस्टिगेट टॉक्सिसिटी, फूड इंट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा अलग है, याद रखिएगा, मेजर साइड इफेक्ट्स एंड टू डिलीनिएट द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड डोज एस्केलेशन ट्रायल। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा फेज़ 1 को डोज एस्केलेशन ट्रायल भी कहते हैं। इस पर बॉक्स बना लीजिए, बाकी जो चीज़ है आप पहले पढ़ चुके हैं। इसी में पेज नंबर 102 पे देखिए फेज़ 1 के बारे में ही आगे लिख रखा है। जो आपकी 5वीं लाइन है इसमें ऊपर से 5th लाइन, हेल्दी सब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड। फिर इसी में पैराग्राफ में सबसे लास्ट में देखिए 20 to 40 पार्टिसिपेंट्स होंगे फेज़ 1 में। इसके बाद आ जाइए फेज़ 2। फेज़ 2 हमारा होगा ऑन पेशेंट्स, तो ऑन पेशेंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। फिर इसमें सेकंड जो लाइन है वो देखिए पोटेंशियल एफिकेसी इन मतलब क्या किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है फेज़ 2, पोटेंशियल एफिकेसी इन अ क्लिनिकल सेटअप, शॉर्ट टर्म इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट, आइडेंटिफाई अ डोज शेड्यूल फॉर वेरियस काइंड ऑफ केसेस एंड टू कलेक्ट फर्दर फार्माकोलॉजिकल डाटा। तो ये आपको याद रखना है कि फेज़ 2 जो है क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट करेगा। फेज़ 2 में ही मतलब जो उसका नेक्स्ट पैराग्राफ है वो देखिए, फेज़ 2 ऑल्सो एस्टैब्लिशेस और रिफ्यूट्स दैट द न्यू रेजिमेन इज लाइकली टू मीट at least the minimum level of efficacy. If the level is not met, देर इज़ नो यूज़ ऑफ परस्यूइंग द रेजिमेन एनी फर्दर। अब फेज़ 2 क्या डिसाइड करेगा कि आपका जो ड्रग है उसको हम आगे लेके जाएं या फिर उसकी मतलब इतनी एफिकेसी है कि उसके ऊपर हम फेज़ 3 पे भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, या फिर हम उसको रेजिमेन को वहीं पे बंद कर दें। तो इसका नाम जो है हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फेज़ भी है, ये याद रखिएगा। जो एस्केलेशन वाला था डोज एस्केलेशन वो फेज़ 1 था। फेज़ 2 जो है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फेज़ है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब आपको जो है प्रूफ देना पड़ेगा आपके रेजिमेन का फेज़ 2 में कि इस जो है ड्रग को हम आगे ले जा सकते हैं या फिर इस ड्रग को हमें यहीं बंद करना होगा। इसी में आगे देखिए, दिस इज़ अ क्रूशियल फेज दैट रियली एस्टैब्लिशेस द रेजिमेन इज गोइंग टू बी यूजफुल और नॉट। कन्फर्मेशन इज डन बाय द फेज 3 ट्रायल। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ये इतना बताएगा फेज़ 2 कि आपका जो रेजिमेन है, आपकी जो ड्रग है, आपकी जो रिसर्च है वो यूज़फुल है कि नहीं है। बाकी यूज़फुल है कि नहीं उसको कन्फर्म करने का काम है फेज़ 3 का। इसमें ये देखिए 100 to 150 पार्टिसिपेंट के ऊपर आप एक बार हाईलाइट कर लीजिए। फिर फेज़ 3 पर आ जाइए। फेज़ 3 में देखिए, कन्फर्म द एफिकेसी एंड सेफ्टी दैट मीट्स द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइसेंस। देयर मस्ट बी ए कंट्रोल ग्रुप इन दिस फेज, याद रखिए। एंड द सब्जेक्ट आर रैंडमली एलोकेटेड टू द टेस्ट आर्म एंड कंट्रोल आर्म। टेस्ट आर्म मतलब जो केसेस जो होंगे आपके, केस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। फॉर दिस रीजन दिस इज कॉल्ड अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल RCT एंड एटलीस्ट 300 सब्जेक्ट्स आर रिक्रूटेड फॉर ईच आर्म ऑफ दिस ट्रायल। मतलब ईच आर्म में आपके 300 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो टेस्ट आर्म में 300 और कंट्रोल आर्म में 300, इस तरीके से। तो याद रखना है हमें कि फेज़ 3 में टेस्ट आर्म और कंट्रोल आर्म दोनों होने चाहिए और आपका देयर मस्ट बी अ कंट्रोल ग्रुप। फिर इसके बाद आता है आपका लास्ट में जो पैराग्राफ है उसमें देखिए पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस लिखा हुआ है बोल्ड में, तो इसको हम फेज़ 4 भी बोलते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑल एडवर्स रिएक्शन और एनी सच इवेंट्स एट्रीब्यूटेबल टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ रेजिमेन आर मॉनिटर्ड। फिर आ जाइए पेज नंबर 103, रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन
में थर्ड लाइन देखिए, इट इज़ अ वेरी पोटेंट टूल टू अचीव इक्विलेंस एंड मिनिमाइजेज सिलेक्शन बायस। अब रैंडमली आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, इक्विलेंस आएगी आपके सब्जेक्ट में और जो सिलेक्शन बायस है उसको मिनिमाइज करेगा। रेंडमाइजेशन इंसुलेट्स अगेंस्ट बायस्ड एलोकेशन दैट कैन अकर व्हेन द पार्टिसिपेंट चूज टू बी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। दिस वर्क्स वेल फॉर ट्रायल ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट बट ओकेजनली फेल्स फॉर स्मॉल सैम्पल। मतलब आपका जो रैंडमाइजेशन है वो बहुत अच्छा काम करेगा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जहाँ पर होंगे, स्मॉल सैम्पल्स पे रैंडमाइजेशन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। If the sample size is small, the best strategy is to identify pairs of participants matched for baseline characters and randomly allocate one of each pair to test arm and other to control arm. अगर आपका सैम्पल साइज़ छोटा है तो आप क्या करोगे, मैच्ड पार्टिसिपेंट लेकर आओगे, मतलब जिनकी क्वालिटी मैच करती हो, जो मैचिंग पार्टिसिपेंट हो, या तो एज मैच कर गई हो या कोई ना कोई उसमें मैचिंग चीज़ होनी चाहिए, ताकि आपको जो उसमें पार्टिसिपेंट आप उसको कंट्रोल ग्रुप में डाल दो और एक को जो है आप अपने टेस्ट ग्रुप में या फिर केस ग्रुप में डाल दीजिए। फिर इसी में सेकेंड जो पैराग्राफ है वो देखिए, मैथड सच एज अल्टरनेशन एंड इवन और डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो अप्लाइड बट दे कैन बी मिसयूज्ड। दे आर कॉल्ड क्वासी रैंडम एलोकेशन। दे मे नॉट एक्चुअली बायस द ट्रायल बट द इंटेंशन इज सस्पेक्ट एंड नॉट एडवाइजेबल इन अ ब्लाइंडेड ट्रायल। अब देखिए, क्वासी रैंडम मतलब, क्वासी का मतलब होता है नियर टू रैंडम, मतलब आप पूरी तरीके से रैंडम भी नहीं है आपकी जो एलोकेशन है, लेकिन वो नियर टू रैंडम है। जैसे आपने इवन ऑड जो है डेट ऑफ बर्थ के तरीके से आपने सिलेक्शन करना शुरू कर दिया। ये क्या है, बायस को कम तो करता है, लेकिन ऐसा इंटेंशन है कि क्या पता इसमें बायस हो जाए, या फिर ब्लाइंडेड ट्रायल में ये चीज़ एडवाइजेबल नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरीके से रैंडम नहीं है, एक क्वासी रैंडम है, मतलब नियर टू रैंडम एलोकेशंस होते हैं, क्वासी रैंडम जो होते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 104 पे जो ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें सेकंड जो है, इन लार्ज स्केल ट्रायल्स पर्टिकुलरली इन ए कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स सच एज स्कूल और क्लिनिक्स आर रैंडमाइज्ड इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड क्लस्टर रैंडमाइजेशन। जब आप रैंडमली किसी ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा क्लस्टर रैंडमाइजेशन। अब इसी पेज पर पेज नंबर 104 पर कंट्रोल ग्रुप इन अ क्लिनिकल ट्रायल, इसमें सेकेंड लाइन देखिए, one is in the case of before and after or in a repeated measure study where the baseline status of the subject is used as control। अब देखा हमने शुरू में देखा था बिफोर और आफ्टर जो ट्रायल होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा वही खुद का कंट्रोल होता है। इन क्रॉस ओवर ट्रायल ऑल्सो द सब्जेक्ट इज इट्स ओन कंट्रोल। अब क्रॉस ओवर में भी क्या होगा, क्रॉस ओवर में क्या था, वॉश आउट पीरियड वाला है क्रॉस ओवर, याद रखिएगा, तो उसमें जो है सब्जेक्ट खुद का ही कंट्रोल होता है। द अदर इज अ सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ऑन कंट्रोल रेजिमेन, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कंट्रोल। अब अगर आप एक जो ग्रुप है केस वाला लेते हैं और एक ग्रुप जो है कंट्रोल वाला लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कंट्रोल, मतलब आपके केस ग्रुप के साथ जो पैरेलली चल रहा है कंट्रोल ग्रुप उसको हम बोलते हैं पैरेलल कंट्रोल। ऑल्दो द टर्म पैरेलल इज मैनी टाइम ड्रॉप, तो पैरेलल जो वर्ड है हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं केस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। फिर इसके बाद प्लेसिबो के बारे में लिख रखा है कि प्लेसिबो जो है आपके कौन कौन सी सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। इस पर रेयरली क्वेश्चन आता है, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा इसको, जो पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट हैं कि प्लेसिबो हम कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, नो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, अगर कहीं पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आप प्लेसिबो यूज़ कर सकते हैं। न्यू एविडेंस हैज़ इमर्ज रिगार्डिंग द डाउटफुल एफिकेसी ऑफ द स्टैंडर्ड थेरेपी, आपकी कोई स्टैंडर्ड थेरेपी अगर चल रही है लेकिन उसकी जो एफिकेसी है वो डाउटफुल है, तब आप प्लेसिबो यूज़ कर सकते हैं। जो आपका थर्ड पॉइंट देखिए, एग्जिस्टिंग रेजिमेंट, जो आपकी एग्जिस्टिंग ड्रग है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तब आप प्लेसिबो यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स को ऑलरेडी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया गया है लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो उनको आप प्लेसिबो दे के देख सकते हैं। इसके बाद ये है कि द टेस्ट रेजिमेन इज एड ऑन टू द एग्जिस्टिंग रेजिमेन, दिस मीन्स दैट ऑल द पेशेंट्स इन द ट्रायल इंक्लूडिंग दोज ऑन प्लेसिबो वुड रिसीव द नॉर्मली प्रिस्क्राइब थेरेपी एनीवे। अब मान लीजिए द टेस्ट जो हमारा टेस्ट रेजिमेन है वो प्लेसिबो के साथ हम मिला के भी दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप क्या है न्यू रेजिमेन लेकर आ सकते हैं। अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर दे पहली वाली थेरेपी लेने से या फिर एग्जिस्टिंग थेरेपी लेने से, तब आप प्लेसिबो यूज़ कर सकते हैं। फिर पेज नंबर 105 पे देखिए, वेयर फॉर कंपेलिंग साइंटिफिकली साउंड मेथोडोलॉजिकल रीजन प्लेसिबो कंट्रोल ग्रुप इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ए रेजिमेन। अगर आपको अपनी एफिकेसी और सेफ्टी देखनी है अपनी रेजिमेन की, जो स्टैंडर्ड रेजिमेन है उसके साथ आप प्लेसिबो, मतलब एक ग्रुप में प्लेसिबो चला के देखिए ताकि आपका कंपैरिजन हो जाए। तो इस तरीके से जो आपके 8 पॉइंट दे रखे हैं कि प्लेसिबो आप कब कब यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में देखिए 105 पेज पर जो हाईलाइटेड है पैराग्राफ नंबर 3,
अ कंट्रोल ग्रुप स्टडीड अलॉन्ग विद द टेस्ट ग्रुप इज कॉल्ड कंकरेंट कंट्रोल। याद रखिएगा, कंकरेंट कंट्रोल मतलब आपका जो कंट्रोल ग्रुप है वो टेस्ट ग्रुप के साथ अगर स्टडी किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंकरेंट कंट्रोल, विच कुड बी ऑन ईदर एग्जिस्टिंग रेजिमेन और ऑन प्लेसिबो। अब आप कंट्रोल मतलब कंकरेंट कंट्रोल वाले ग्रुप को या तो कोई एक रेजिमेन एग्जिस्टिंग रेजिमेन दे सकते हैं या फिर उसको प्लेसिबो पे रख सकते हैं। एन अपेरेंटली सिंपल अप्रोच कुड बी कंपैरिजन ऑफ द ग्रुप ऑन न्यू रेजिमेन विद अ ग्रुप प्रीवियसली ट्रीटेड विद एन अल्टरनेटिव रेजिमेन कॉल्ड हिस्टोरिकल कंट्रोल। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, आपका कोई नई ड्रग आपने इंट्रोड्यूस करी तो एक ग्रुप को आप नई ड्रग देना शुरू कर दीजिए और जो दूसरा ग्रुप है उसको जो पुरानी ड्रग चलती आ रही है, उसकी जो स्टैंडर्ड ड्रग चलती आ रही है उस डिसीज़ की, वो देना शुरू कर दीजिए। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कंट्रोल। हिस्टोरिकल कंट्रोल मतलब एक जो ग्रुप है वो आपका हिस्ट्री में जो ड्रग यूज़ करी गई है या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग ड्रग थी ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा हिस्टोरिकल कंट्रोल। और दूसरा ग्रुप क्या है हमारा, न्यू रेजिमेन को यूज़ कर रहा है। फिर आ जाइए आप पेज नंबर 106 पे। अब इसमें देखिए सुपीरियरिटी, इक्विवेलेंस एंड नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल्स। इस पे कभी क्वेश्चन तो आया नहीं है लेकिन आ सकता है इस पे क्वेश्चन, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए पेज जो आपका थर्ड लाइन है, अ रेजिमेन इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग रेजिमेन इफ इट्स परफॉर्मेंस एक्सीड्स बाय एटलीस्ट अ प्री स्पेसिफाइड मार्जिन। अब यहाँ पर आपको एक मार्जिन सेट करनी है। देखिए सुपीरियरिटी, इक्विवेलेंस और नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल्स मतलब आपके कोई दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो आपकी न्यू ड्रग चल रही है और एक आपकी एग्जिस्टिंग ड्रग ऑलरेडी उस डिसीज़ की थी। अब आप क्या करोगे, सुपीरियरिटी मतलब आपकी ड्रग जो न्यू ड्रग है वो कैसे सुपीरियर है पुराने वाले से, तो उसके लिए एक मार्जिन सेट करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ द एग्जिस्टिंग रेजिमेन हैज 78% एफिकेसी, यू कैन स्पेसिफाई दैट द न्यू रेजिमेन मस्ट बी एटलीस्ट 3% बेटर। अब आपके जो पुरानी ड्रग है उसकी जो एफिकेसी है वो 78% है, तो आपकी जो नई ड्रग होगी उसकी एफिकेसी 78% से 3% ज़्यादा होगी, तभी आप उसको सुपीरियर मानोगे। मतलब अगर उसकी एफिकेसी 81% से ज़्यादा है, मतलब 81% है या फिर उससे ज़्यादा है, तो जो आपकी नई ड्रग है वो आपकी पुरानी ड्रग से सुपीरियर हो जाएगी। लेकिन अगर एफिकेसी 80% से कम है स्टैटिस्टिकली, ठीक है, स्टैट्स लगा के, ठीक है, अगर स्टैटिस्टिकली 80% से अगर आपकी एफिकेसी कम है तो इसका मतलब आपका जो नया ड्रग है वो पुराने से सुपीरियर नहीं है। तो यहाँ पर आपने मार्जिन सेट कर दी है 3% की। तो अगर पुरानी वाली जो है, अगर यहाँ पे एग्जांपल 78% का दिया गया है, मान लीजिए आप इसको 80% भी मानते हैं, 80% अगर आपकी पुरानी वाली ड्रग की एफिकेसी है तो नई ड्रग की एफिकेसी आपकी 83% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो सुपीरियर मानी जाएगी। अगर वो क्या बोलते हैं 77% से 77% या उससे कम हुई तो फिर वो सुपीरियर नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर इसके बाद आ जाइए आप सेकंड वाले पैराग्राफ पे, थर्ड लाइन, इफ़ द इक्विवेलेंस मार्जिन इज ±2% एंड द कंपैरिजन इज विद द रेजिमेन विद 78% एफिकेसी, द न्यू रेजिमेन शुड हैव एफिकेसी बिटवीन 76 एंड 80%। अब इक्विवेलेंस के लिए मार्जिन सेट कर दिए ±2%, या तो 2% ज़्यादा अच्छी हो या फिर 2% कम हो। अब आपने यहाँ पे 78% एफिकेसी का एग्जाम्पल ले रखा है, तो 78% एफिकेसी अगर आपकी पुरानी ड्रग की है और जो आपका नया ड्रग है वो या तो आपका पड़ रहा है 76% एफिकेसी पे या फिर आ रही है उसकी एफिकेसी 80%, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वलेंस हो जाएंगे। मतलब आपकी पुरानी ड्रग और नई ड्रग जो है इक्वलेंस मतलब इक्वल एफिकेसी की हैं। सच इक्वलेंस इज कॉल्ड थेरेपेटिक इक्वलेंस एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बायो इक्वलेंस। अब देखिए थेरेपेटिक इक्वलेंस और बायो इक्वलेंस यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं। थेरेपेटिक इक्वलेंस मतलब आपने सिर्फ एफिकेसी देखी है ड्रग की कि उसकी एफिकेसी 76 या 80% तक है, लेकिन बायो इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि आप पूरा जो है स्टडी करना पूरी डिसीज़ को। देखिए इसमें बायो इक्विवेलेंस एज द लेटर इज फॉर द एंटायर कोर्स ऑफ द डिसीज रिग्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। थेरेपेटिक इक्विवेलेंस कंसिडर ओनली द आउटकम इन द एंड एंड नॉट द कोर्स ऑफ द डिसीज। बायो जहाँ पर वर्ड आ गया इसका मतलब आपको पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा। थेरेपेटिक में आप सिर्फ आउटकम देखेंगे कि आउटकम में क्या कितनी एफिकेसी आ रही है। बायो इक्विवेलेंस में आपको पूरा डिसीज स्टडी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो बायो मतलब पूरा प्रोसेस, जो पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और थेरेपेटिक मतलब सिर्फ आपको आउटकम देखना है। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ है नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल के लिए, इफ़ यू सेट
इसमें देख लेते हैं. दिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ प्रेजेंट मार्जिन विद इन द नॉन इन्फीरियरिटी इज कंक्लूडेड. इफ यू सेट दिस मार्जिन एट 3%, अ रेजिमेन विद एफिकेसी ऑफ एटलीस्ट 75% वुड बी कंसिडर्ड नॉन इन्फीरियर टू अ रेजिमेन विद 78% एफिकेसी. अब आपकी कोई ड्रग 78% एफिकेसी की है, वही एग्जाम्पल है. आपने मार्जिन सेट कर दिए 3%. तो आपका अगर नया ड्रग 75% पे आ रहा है, मतलब 3% उससे कम आ रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन इन्फीरियर. नॉन इन्फीरियर किसको मानेंगे? अगर आपका 78% से कम आ रहा है. फिर आ जाइए आप इसमें वैलिडिटी ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल. चलिए इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए इतना ही. इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम लोग पहले बिलाल में पढ़कर आ चुके हैं. और मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ, अगर आप इंद्रायण स्टार्ट कर रहे हैं तो इंद्रायण से पहले प्लीज़ आप एक बार बिलाल कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इंद्रायण में सिर्फ जो अलग चीज़ है वही यहाँ पर बताई जा रही हैं, पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.